हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो स्टूडेंट, मैं राजेश सिंह नेगी, क्लास 12, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट्स को परेशान करके रखते हैं। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता यार, ये नेशनल इनकम निकालना हमें नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट मेरा चैलेंज है जो मैं ये नेशनल इनकम की सीरीज यहाँ पे न्यूमेरिकल की जो मैं सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं, आप इसको पूरा कंप्लीट करें। और अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट, तो मेरी गारंटी है आप खुद कहेंगे, आप खुद बोलेंगे कि सर अब हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी बुक से कोई सा भी क्वेश्चन दे दो सर, उस क्वेश्चन को हम फोड़ के रख देंगे, उस क्वेश्चन को हम सर फोड़ के रख देंगे। तो स्टूडेंट, यहां पे मैं कोई मूली और गाजर की बात नहीं करने वाला। हम लोग कॉन्सेप्ट और हम लोग न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे। मैं आपका कॉन्सेप्ट इतना सॉलिड करवा दूंगा और आपकी प्रैक्टिस भी इतनी सॉलिड करवा दूंगा कि आपके एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स आएंगे। स्टूडेंट, फुल मार्क्स आएंगे। नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आएंगे। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेशनल इनकम थ्योरी रिलेटेड टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट, हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊंगा उसके अंदर मैं न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। हमारे पास 3 मेथड है। हमारे पास कितने मेथड है? 3। पहला मेथड है स्टूडेंट वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड है इनकम मेथड, और तीसरा मेथड है स्टूडेंट एक्सपेंडिचर मेथड। तो स्टूडेंट, 3 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। हम लोग इस सीरीज के अंदर वैल्यू एडेड मेथड की थ्योरी करेंगे और नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम लोग उसके न्यूमेरिकल करेंगे। उसी तरीके से स्टूडेंट इनकम मेथड का पहले कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। देन हम लोग लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मुझे क्या करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो मेरे पास पहला मेथड कौन सा था? वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड का ही स्टूडेंट दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड, और वैल्यू एडेड मेथड का ही तीसरा नाम है नेट आउटपुट मेथड। तो स्टूडेंट, एक ही मेथड है वैल्यू एडेड, बट इसके क्या है? 3 नाम है, जैसे आपके घर में होता है, ठीक है ना। एक नाम मम्मी पापा ने रखा प्यार से और एक नाम आपके स्कूल के लिए रखना पड़ा। अब स्टूडेंट, हमें क्या करना है? वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालनी। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये समझना पड़ेगा कि ये वैल्यू एडेड क्या होता है। तो वैल्यू एडेड का क्या मीनिंग है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो स्टूडेंट, वैल्यू एडेड मेथड से हमें नेशनल इनकम निकालनी है, तो सबसे पहले ये समझना होगा वैल्यू एडेड क्या होता है। अब स्टूडेंट, इसके लिए बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर स्टूडेंट मैं मोबाइल की बात करूं, तो आपको पता है कि जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब कि जो भी कंपनी क्या करती है, मोबाइल बनाती है, तो उसकी स्टूडेंट क्या होगी? एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। और मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के बाद स्टूडेंट आगे वो क्या करती होगी? होलसेलर्स को, स्टूडेंट आगे वो होलसेलर्स को सेल करती होगी, और आगे होलसेलर किसको सेल करते होंगे? रिटेलर को, और रिटेलर स्टूडेंट किसको सेल करता होगा? हमें, कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं कि एक कंज्यूमर ने क्या किया, 20,000 रुपीज का मोबाइल परचेज किया। छोटा मोबाइल ले लेते हैं कि 20,000 रुपए का बस मोबाइल परचेज किया है। और तो स्टूडेंट, जो 20,000 रुपए का मोबाइल परचेज किया है वो किससे परचेज किया होगा? रिटेलर से। अब रिटेलर ने ये कितने प्राइस पे खरीदा होगा? मान लेते हैं कि रिटेलर ने ये 15,000 रुपए में परचेज किया होगा। तो स्टूडेंट, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो रिटेलर है उसका वैल्यू एडेड कितना हो गया? हाँ जी, उसका यहाँ पे वैल्यू एडेड कितना हो गया, उसको कितना प्रॉफिट हो गया? तो यहाँ पे हम बोलेंगे 5,000 रुपए का उसे क्या हो गया? प्रॉफिट। तो स्टूडेंट, ये अकाउंटेंसी नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है। तो इसके अंदर इस 5,000 रुपए को ही क्या बोला जाएगा? वैल्यू एडेड। इस 5,000 रुपए को ही क्या बोला जाएगा? वैल्यू एडेड।
तो स्टूडेंट जो भी हमारी वैल्यू एडिशन होती है, जो भी हमारी क्या होती है वैल्यू एडिशन, उसी को हम क्या बोलते हैं वैल्यू एडेड। अब न्यूमेरिकल में कैसे यूज होगा ये? तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल के अंदर देखेंगे तो पहले आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहला स्टेप है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो स्टूडेंट अगर जो मैंने एग्जांपल लिया था मोबाइल फोन का, तो मोबाइल फोन आपने कितने का खरीदा था? हाँ जी, आपने मोबाइल फोन कितने का खरीदा था? सर 20,000 में। तो स्टूडेंट वो 20,000 क्या है? जो रिटेलर है वो उसकी क्या है? सेल है। रिटेलर की क्या है? सेल है। मान लेते हैं चेंज इन स्टॉक कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं चेंज इन स्टॉक कुछ भी नहीं है। जो रिटेलर है उसने सारा का सारा माल बेच दिया। उसने जितने भी मोबाइल खरीदे थे उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर उसने क्या किया? सारा का सारा माल, सारा का सारा प्रोडक्ट उसने क्या किया? बेच दिया। तो उस केस के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट सेल कितनी आ जाएगी? 20,000, और चेंज इन स्टॉक तो है ही नहीं। दूसरी बात स्टूडेंट, उसने खरीदा कितने का था? 15,000 रुपीज का। कितने का खरीदा था? 15,000 रुपीज का। तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आपने निकाला, आपने यहां से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकला? आपने सेल्स ली 20,000 की और माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या माइनस कर देंगे स्टूडेंट? इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो स्टूडेंट जो 15,000 रुपीज का मोबाइल परचेज किया है रिटेलर ने, वो क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शन है। उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू एडेड है उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्योंकि स्टूडेंट जो आपको मोबाइल बेचा गया है वो किस प्राइस पे बेचा गया है? आपको मार्केट प्राइस के अंदर मोबाइल बेचा गया है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है? सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। आप ये चेक करो आपकी सेल क्या है, आप क्या चेक करो आपकी सेल कितनी है। और मान के चल रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि जो रिटेलर है उसने अपना सारा का सारा स्टॉक, आपको पता ही है स्टॉक क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर आप पढ़ते हो, तो सारा का सारा स्टॉक उसने अपना बेच दिया है। तो सेल आ गई 20,000 की और रिटेलर ने खरीदा कितने का था? 15,000 का। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस है तो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वो कितना आ जाएगा? 5,000 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसे कैसे निकालेंगे? हमारे पास GV8 MP आ चुका है, ये हमने यहाँ पे GV8 MP निकाल लिया, तो यहाँ पे इसे पुट कर लेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट अब मैं आपको फॉर्मूले की डेरिवेशन बताता हूँ। स्टूडेंट बहुत हवा बना रखी है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, मैं चुटकी बजा के आपको सिखा दूंगा। आप बस कॉन्सेंट्रेट करो और मेरी नेशनल इनकम की सारी वीडियो सीरीज को आप कंप्लीट करो, आपकी सॉलिड ग्रिप आ जाएगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो मैं आपको डेरिवेशन बताता हूं, डेरिवेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे, हम लोगों ने सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अभी मैंने आपको चेंज इन स्टॉक नहीं सिखाया, बाद में सिखाऊंगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप स्टूडेंट आप पेन कॉपी ले लो, मेरे साथ साथ लिखो। दूसरा स्टेप लिखो आप, GV8 MP निकाला हमने। GV8 MP क्यों निकाला? क्योंकि मार्केट में वो मोबाइल कितने का बेचा गया? 20,000 रुपीज का। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल चुका था माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। थर्ड स्टेप स्टूडेंट हम लोग निकालेंगे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये कैसे निकलेगा? हमारे पास GV8 MP आ चुका होगा, बस अब आपको क्या करनी है? डेरिवेशन करनी है। अब आपको क्या करनी है? डेरिवेशन करनी है और आपके पास नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट? G का मतलब क्या है? ग्रॉस, और यहां पे N का मतलब क्या है? नेट। तो स्टूडेंट अगर ग्रॉस से नेट में जाते हैं, अगर ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो डेप्रीसिएशन क्या होता है? माइनस। अब आप कहोगे सर ये तो लर्न करना पड़ेगा, नहीं करना होगा। क्यों? देखो सीधी सिंपल सी बात है, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको भी पता है फर्नीचर परचेज करते हैं हम लोग,
तो फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है सर? 10,000 रुपीज है। फिर इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? डेप्रीसिएशन। सर हर साल 2,000 रुपए का डेप्रीसिएशन चार्ज होना है। तो मुझे बताओ नेट फिक्स एसेट या नेट फर्नीचर आपके पास कितने का आ जाएगा? 8,000 का। तो ये क्या है स्टूडेंट? आपका ग्रॉस। तो ग्रॉस में से हमेशा आप क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन माइनस। ये आपने बचपन में सीख लिया था, बस यहां पे इकोनॉमिक्स में यूज हो रहा है। तो चलते हैं आगे। तो यहां पे स्टूडेंट डेप्रीसिएशन क्यों माइनस हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहां पे भी वैल्यू एडेड है, यहां पे भी वैल्यू एडेड है, यहां पे भी वैल्यू एडेड है। आपको कुछ करना ही नहीं है। यहां मार्केट प्राइस है, यहां पे क्या है? मार्केट प्राइस। और यहां पे क्या है स्टूडेंट? फैक्टर कॉस्ट। आपको पता ही है फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? किसी भी चीज को बनाने की जो कॉस्ट होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है। और मार्केट प्राइस स्टूडेंट जो मार्केट में गुड्स बेचे जाते हैं, हमेशा आपको पता है जब मार्केट में गुड्स बेचे जाते हैं स्टूडेंट तो उनमें टैक्स लग के आता है, उनमें टैक्स लग के आता है। तो यहां पे अगर स्टूडेंट मुझे फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? टैक्सेस को माइनस करना होगा। तो यहां पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आप देख लो कितना आसान है। डेरिवेशन चुटकी बजा के आप कर सकते हो। मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं, वो लिख लो आप, उसके बाद और आसान हो जाएगा। तो यहां पे स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपके पास आ जाए कि ग्रॉस से आपको कहां जाना है? नेट में। तो मैं एरो ऐसे कर रहा हूं, ग्रॉस से कहां जाना है आपको? नेट में। तो हमेशा डेप्रीसिएशन क्या होगा? माइनस। डेप्रीसिएशन क्या होता है आपको पता है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट पहला हो गया। दूसरा, मार्केट प्राइस से हम लोग कहां पे गए? फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस से हम लोग कहां पे गए? फैक्टर कॉस्ट में। आप माइनस वाले याद कर लो ना सारे, ये सारे ही माइनस होते हैं। एनआईटी। अब आपको कैसे पता रहेगा कि इसमें एनआईटी आएगा? भाई मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो जब मार्केट में कोई चीज बेची जाती है तो भाई उसमें टैक्स लग के आता है। आपको पता होगा लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो मुझे टैक्सेस माइनस करने होंगे। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो मैं प्लस कर दूंगा एनआईटी को। बिल्कुल ही सिंपल है। तो स्टूडेंट मैं गधे वाले तरीके से आपको बता रहा हूं, याद करना। मैं सारे माइनस वाले आपको बता रहा हूं याद कैसे करने हैं, सारे माइनस वाले। अभी मैं एक शॉर्टकट और ट्रिक बता दूंगा। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट अभी आएगा कि अगर आप नेशनल से, क्योंकि हमें नेशनल इनकम निकालनी होगी, अगर मैं नेशनल से कहां पे जाऊंगा? डोमेस्टिक। अगर मैं नेशनल से डोमेस्टिक में जाऊंगा स्टूडेंट तो माइनस एनएफआईए। अब आप कहोगे स्टूडेंट एनएफआईए क्या होता है? मैं बताता हूं आपको। तो स्टूडेंट एनएफआईए क्या होता है? एनएफआईए का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो स्टूडेंट जो भी इनकम हमने क्या की है? एब्रॉड से अर्न की है। जो भी हमने इनकम क्या की है? एब्रॉड से अर्न की है, उसको क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। आप इसे एब्रॉड को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, इसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। मतलब कि इंडिया को छोड़ के आपने आउटसाइड इंडिया जो भी पैसा अर्न किया वो क्या है? आपकी इनकम है। वो क्या है? आपकी इनकम है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट मैंने यहां पे 3 चीजें आपको बता दी है, बस इसे नोट कर लो। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप डेरिवेशन कर दोगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप डेरिवेशन कर दोगे। तो ग्रॉस से नेट में जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन। आप बोलो मेरे साथ, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए। अब देखो मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूं यहाँ पे, तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे क्या टिप्स दे रहा हूं? यहाँ पे देखो जी हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। तो जी एम एन। स्टूडेंट इसका शॉर्टकट क्या है?
जो स्टूडेंट हमारी मैम होती है, मतलब हमारी जो टीचर्स होते हैं, हमें उनकी क्या है, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैडम जी की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो जाके स्टूडेंट हमारे क्या आते हैं, नंबर आते हैं एग्जाम में। आ गई बात समझ में? तो बस आप ऐसे याद रख लो, मैडम जी की हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, नंबर आ जाएंगे। तो आपको याद रहेगा, यार सर ने कहा था मैडम जी की हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, नंबर आएंगे। बस मैम को यहाँ पे बीच में रखा हुआ है, जी आगे है नंबर में। नंबर तभी मिलेंगे ना जब आप जी लगाओगे। ठीक है जी। तो आपको इससे याद रहेगा, जी से ग्रॉस है, एम से मार्केट प्राइस है, एन से नेशनल है। तो हमेशा जब भी इनसे ड्राइव करना होगा तो हमेशा हर किसी में क्या होना है, माइनस। तो ये स्टूडेंट रटने का तरीका है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम होते हैं तो उस टाइम पे आपको याद नहीं आता। तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके आपको बता रहा हूं, एक रटने वाला भी और एक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा आपका। बाकी स्टूडेंट अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर है 9560005440। यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या देखा, जब हमने नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकाला, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकाला, तो जीवी एट एमपी से हमने फॉर्मूला टाइप किया। हम ग्रॉस से कहां चले गए, नेट में, तो माइनस डेप्रीसिएशन हो गया। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब स्टूडेंट समझते हैं कि ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। स्टूडेंट आपको पता होगा दो टैक्स होते हैं हमारी कंट्री में, दो टैक्स है मोटे मोटे। एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है भैया, जिसका बर्डन उसी पर्सन के ऊपर है, मतलब जो कमा रहा है पैसा वही भरेगा टैक्स। तो जिसने पैसे कमाए उसी को टैक्स भरना है। जैसे एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, तो जिसकी इनकम है एक सर्टेन लिमिट होती है स्टूडेंट, इनकम टैक्स के अंदर बता रखी है, अभी 2.5 लाख रुपए की लिमिट है। स्टूडेंट हमारी कंट्री के अंदर कितने टैक्सेस हैं? हाँ जी, हमारी कंट्री के अंदर 2 टैक्सेस हैं। तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो कमाएगा पैसा वही भरेगा टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो अर्निंग कर रहा है, जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है, उसी को वो क्या करना है, टैक्स पे करना है। एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स है। एग्जाम्पल क्या है, वेल्थ टैक्स है। एग्जाम्पल क्या है, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। अब आप स्टूडेंट कहोगे कि सर अब तो वेल्थ टैक्स नहीं लगता। हाँ स्टूडेंट, अब ये एबॉलिश हो चुका है, नहीं लगता। बट हम लोग स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, पुराने क्वेश्चंस बुक के अंदर छापे होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उन क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड्स दिए होते हैं। वैसे डायरेक्ट टैक्स का स्टूडेंट कोई भी यूज नहीं है, पर कहीं आपकी बत्ती गुल ना हो जाए, मतलब आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने ये बता दिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो स्टूडेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। मतलब कि स्टूडेंट जो जीएसटी है, अब आप कहां पे गए, हल्दीराम में, नो डाउट अभी आप जा नहीं सकते मैकडी या डोमिनोज। चलो मान लो आप चले गए, आपका मन कर रहा था, आपसे रहा नहीं गया, आप डोमिनोज चले गए पिज्जा खाने के लिए। ठीक है जी, कई लोग पिज्जा हट में चले जाते हैं, कई लोग डोमिनोज में चले जाते हैं। अब जब आप चले गए स्टूडेंट, तो आपने वहां से पिज्जा खाया, तो उसमें जीएसटी भी लग गया, मतलब आप जीएसटी भी खा गए। आपको तो पता लगा नहीं, पर आपने जीएसटी भी खा लिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जीएसटी का जो टैक्स था वो आपने पे किया था, और वो मैकडी वाला या वो डोमिनोज वाला, वो पिज्जा वाला क्या करेगा, सरकार को वो टैक्स जमा करा देगा। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट इनडायरेक्ट टैक्स। कि डोमिनोज वाले ने जो जीएसटी का टैक्स है वो किससे रिकवर कर लिया, कंज्यूमर से। तो स्टूडेंट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, द टैक्स burden can be shifted to other person, it is known as indirect tax। तो टैक्स का बर्डन अगर शिफ्ट हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल है। उसी तरीके से स्टूडेंट एक्साइज ड्यूटी होती है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती है। एमआरएफ कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा। तो एमआरएफ की कंपनी क्या बना रही है, टायर बना रही है। तो एमआरएफ की कंपनी टायर बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसके ऊपर क्या लगेगी, एक्साइज ड्यूटी। तो वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जब भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। वैट का मतलब क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो अगर आप विद इन द स्टेट, मतलब दिल्ली वाला आदमी दिल्ली में माल बेचेगा तो वैट लगेगा।
सर्विस टैक्स क्या होता है स्टूडेंट? जो आप इंटरनेट की सर्विस लेते हैं उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता है। नो डाउट आज की डेट में स्टूडेंट सर्विस टैक्स एबॉलिश हो गया, खत्म हो चुका है, अब तो जीएसटी आ चुका है। पर मैं स्टूडेंट यहाँ पे आपको प्रायर जीएसटी भी बता रहा हूं। जीएसटी की फुल फॉर्म तो स्टूडेंट आप सबको आती होगी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको पता ही होगा एक नया टैक्स आ गया है जिसने इन सारे टैक्सेस को क्या कर दिया है, खत्म। एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी। कस्टम को स्टूडेंट खत्म नहीं किया, कस्टम ड्यूटी आज भी लग रही है। नो डाउट स्टूडेंट कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी आज भी लग रही है, ठीक है जी, और उनके ऊपर वैट भी लगाया जा रहा है। उसमें नाम है स्टूडेंट अल्कोहल का, दारू, आपको पता ही होगी, ठीक है जी। तो अल्कोहल के ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी लग रही है और वैट उसके ऊपर इंपोज किया जा रहा है। तो उसी तरीके से स्टूडेंट सीएसटी आपको पता होगा, सेंट्रल सेल टैक्स। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा जाए तो दिल्ली वाला क्या कर रहा है, अपने गुड्स यूपी में बेच रहा है, तो सीएसटी लगता था। तो स्टूडेंट मैंने ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल इसलिए आपको दे दिए क्योंकि हमें क्या करना है, एनआईटी निकालना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, एनआईटी निकालना है। और एनआईटी कैसे आएगा, आईटी माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है सारे, तो हमारे पास या तो सीधे इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा, और अगर नहीं दिया तो इन सबको लपेटे में ले लेंगे। लपेटे में ले लेंगे मतलब इन सबको जोड़ेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आईटी आ जाएगा। और सब्सिडी तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, तो सब्सिडी उसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, उसके बाद जीवी एट एमपी, और उसके बाद नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें क्या निकालनी थी, नेशनल इनकम। स्टूडेंट अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं यहाँ पे, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, एनएनपी एट एफसी। तो नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। और स्टूडेंट जो हमने वैल्यू एडेड निकाला है, मतलब कि जो हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाला है, उसी को स्टूडेंट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी बोला जाता है। तो जीडीपी एट एमपी बोल लो या जीबी एट एमपी बोल लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे, जब भी आपके एग्जाम में आएगा कि नेशनल इनकम निकालनी है वैल्यू एडेड मेथड से, तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपने जीबी एट एमपी निकाला है उसको आप इक्वल टू लिखेंगे जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी यहाँ पे आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट डेरिवेशन कर लेते हैं। कैसे डेरिवेशन करेंगे, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ग्रॉस दिया हुआ है, और ग्रॉस से आपको कहां पे जाना है, नेट। मैंने आपको बताया था ग्रॉस से नेट पे जाओगे डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाओगे तो क्या होगा, एनएफआईए प्लस होगा, क्योंकि स्टूडेंट डोमेस्टिक से हम नेशनल जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल। मैं आपको दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अब हम उल्टा जा रहे हैं, डोमेस्टिक से हम लोग नेशनल जा रहे हैं, तो एनएफआईए क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे स्टूडेंट एनएफआईए क्या हो जाएगा, प्लस। और आपको पता ही है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, हाँ जी, माइनस एनआईटी। तो स्टूडेंट डेरिवेशन बहुत आसान है, हवा बना रखी है, कुछ नहीं है चैप्टर, ठीक है जी। मैं आपको दोबारा से बताता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल तमीज से लिख के आओगे, यहाँ पे पूरा वर्ड लिखना चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब बात ये आ गई कि सर सेल क्या होती है, तो सेल को समझ लेते हैं, सेल क्या होती है। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। स्टूडेंट सेल क्या होती है, आप मुझे बताओ, अगर मैंने एक मोबाइल बेचा तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी बेची, एक। कितना प्राइस था उस मोबाइल का, 20,000, तो मेरे पास सेल आ गई। अगर मैं यहाँ पे दो मोबाइल बेचता हूँ सेम प्राइस के, 20,000 रुपीज के ही मैं दो मोबाइल बेचता हूँ, तो मेरी सेल कितनी हो जाएगी, 40,000। तो एग्जाम में आपको सेल कई बार ना दिया हो, आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। ये तो आपने बचपन में 6th क्लास में सीख लिया था। सर अब तो हम 12th में आ गए, तो देखो बेटा, फिर कई बार होता है सेल्स नहीं दी होती। तो सेल्स का मतलब क्या है, डोमेस्टिक सेल। हमने इंडिया में कितना माल बेचा, हमने इंडिया के अंदर कितना माल बेचा, प्लस हमने कितना एक्सपोर्ट किया। तो स्टूडेंट जो हमने इंडिया की धरती पे माल बेचा है वो भी तो हमारी सेल है, और जो हम इंडिया के बाहर मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी तो हमारी क्या है, सेल है। तो दोनों को जोड़ दो, और दोनों को जोड़ के सेल्स आ जाएगी आपकी।
तो इसमें याद करने वाला क्या है, कुछ भी नहीं है। एक आपने छठी क्लास में सीख लिया था, ठीक है। अगर मैं आपको खुद ही बोलूं कि भैया किसी ने एक मोबाइल बेचा है 20,000 का, ठीक है जी, अगर उसने 2 मोबाइल बेचे तो कितने के, उसकी सेल्स कितनी हो गई, आप मुझे खुद ही बता दोगे सर 40,000 की सेल हो गई। और अगर स्टूडेंट ये नहीं दिया तो भैया इंडिया में कितना बेचा और बाहर कितना एक्सपोर्ट किया, दोनों को प्लस कर दो, सेल आ गई, कोई दिक्कत नहीं। बात आती है स्टूडेंट चेंज इन स्टॉक की। चेंज इन स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। स्टूडेंट ऐसा तो हर दुकानदार के साथ होता है कि वो अपनी इंटायर मतलब जितने भी प्रोडक्ट उसके पास होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट बेच नहीं पाता, कुछ प्रोडक्ट बच जाते हैं। तो स्टूडेंट उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो चेंज इन स्टॉक, क्योंकि स्टूडेंट ये स्टॉक जो उसने क्या किया है, बेचा नहीं है। जो स्टूडेंट उसने स्टॉक बेचा नहीं है उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता ही है क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ही क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक। और जो स्टूडेंट उसके पास क्या पड़ा हुआ था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, वही क्या होता है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है स्टूडेंट, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता ही होगा कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। तो इसलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक, तो हमें पता लग जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है। ने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना सीख लिया। दूसरा स्टेप क्या था, आपको वैल्यू एडेड निकालना था। वैल्यू एडेड को क्या बोलते हैं, जीवीएट एमपी। अब तो आपको पता लग ही गया होगा जीवीएट एमपी। यहाँ पे स्टूडेंट मैं रिवीजन करा रहा हूँ, डिटेल के अंदर अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, मैंने डिटेल के अंदर लेक्चर्स बना रखे हैं। ये मैं आपके बेनिफिट के लिए यूट्यूब फैमिली के स्टूडेंट्स हैं वो लोग, मैं आपके एग्जामिनेशन पर्पस से एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं जिससे कि आप कम टाइम पे टेक्निकल्स को सीख लो और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ। तो जीवीएट एमपी स्टूडेंट कैसे निकलेगा, आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल चुके हो, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, आईसी। आईसी क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डिटेल में देखते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या मतलब है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, आपको राजमा चावल खाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राजमा लेके आनी पड़ेगी, और जिन भी चीजों से वो बनेगा, मसाले उसमें यूज होने वाले, गैस तो आपके घर में होगी। तो स्टूडेंट ये जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो, जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है। जैसे मैंने ये शर्ट पहनी है तो भैया ये जो शर्ट होगी पहले इसका रॉ मटेरियल रहा होगा, बात समझ में आ रही है। तो जो वो रॉ मटेरियल है वो क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, वो क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कैपिटल गुड्स हम खरीदते हैं, मतलब प्लांट मशीनरी जो हमने खरीदी, उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं बोलते। उस प्लांट मशीनरी से स्टूडेंट जब ये चीज बनाई जाएगी, रॉ मटेरियल लिया जाएगा, तो उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, आपने कार परचेज कर ली, तो कार क्या है स्टूडेंट, कैपिटल गुड्स है। जब तक फ्यूल नहीं डालोगे गाड़ी चलेगी कैसे, तो जो फ्यूल आप डाल रहे हो वो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सिंपल सी बात है। आपके पास पेन तो है, उसकी रेफल नहीं है, तो पेन के अंदर रिफल नहीं है, लिख लो उससे, तो रिफल क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा होता, तो हमें क्या करना होता है, परचेज प्लस इंपोर्ट। परचेज और इंपोर्ट को प्लस करेंगे, हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा। परचेज का मतलब क्या है, हमारी डोमेस्टिक परचेज या डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैंने नॉन फैक्टर इनपुट के यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए। आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मैंने आपको स्टूडेंट पहले ही बोला था, अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो मैं आपको सब कुछ लर्न करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये सारे बच्चों को याद हो गया होगा। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि स्टूडेंट जब भी आप मेरा लेक्चर देखें, कॉपी पेन लेके देखें, कॉपी पेन लें और लिखें भी साथ में। और सेकंड स्टूडेंट, आपने वैल्यू एडेड निकाला जीवीएट एमपी, वो कैसे निकला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आईसी मैंने आपको बता दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इसके अंदर आ सकता है।
थर्ड स्टूडेंट अगर आपको कहता है नेशनल इनकम निकालनी है, तो नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी एट एफसी। तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे? यही आपका जीडीपी एट एमपी है, यही आपका क्या है? जीडीपी एट एमपी। अब आप डेरिवेशन कर दो। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट? ग्रॉस से नेट में गए माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में गए माइनस एनआईटी, माइनस होगा। अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा? प्लस। तो किसी बच्चे को पता लग गया यार सर गलत कर रहे हैं, ये तो प्लस होना है। तो जैसे ही मेरे को कैसे पता लगा कि ये प्लस होगा? क्योंकि मैं डोमेस्टिक से कहां जा रहा था? नेशनल में। तो मुझे ध्यान आ गया ये प्लस होना है। तो एग्जाम के अंदर आपको भी इसी तरीके से याद रहेगा। और मार्केट प्राइस से कहां जाओगे? फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस एनआईटी। तो स्टूडेंट जीडीपी एट एमपी निकालना मैंने सिखा दिया, एनएफआईए मैंने बता दिया, एनआईटी मैं बता चुका हूं। एनआईटी कैसे निकलता है? आईटी माइनस सब्सिडी। डेप्रीसिएशन आपको मैं बता देता हूं। फ्रेंड डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है? ये तो आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। कंजर्प्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। तो किसी भी स्टूडेंट फिक्स एसेट का अगर हम वेयर एंड टियर करें, जैसे हमने कार परचेज कर रखी है, हम उसका वेयर एंड टियर करते हैं, हम उसका यूज करते हैं। हमारे घर में एसी लगा हुआ है, बहुत गर्मी है आजकल, तो एसी की हम लोग हवा खा रहे हैं, उसका क्या हो रहा है? वेयर एंड टियर हो रहा है। तो वो भी क्या है? डेप्रीसिएशन है। तो डेप्रीसिएशन का मतलब ही क्या होता है? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के अंदर आप डेप्रीसिएशन एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस कर दो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगेन आपके पास क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन। जो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड था, कई बार हमें ऐसे दिया होता है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और लिखा होता है इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट क्या करेंगे? जो फ्रॉम लिखा है उसमें से टू को माइनस कर देंगे, फ्रॉम में से टू को क्या कर देंगे? माइनस। और कई बार स्टूडेंट क्या होता है, हमें बस टू दिया होता है और फ्रॉम नहीं दिया होता, तो इसका मतलब जो हमारा एनएफआईए आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा तो वहां पे देखेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या सीखा? सर सबसे पहले हमें वैल्यू एडेड के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। दूसरा स्टेप, हमें जीबी एट एमपी निकालेंगे, जिसको वैल्यू एडेड बोलते हैं। तो वो कैसे आएगा? सर हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और थर्ड है स्टूडेंट हमारे पास, अगर हमें बोला है नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपी एट एफसी, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। डेरिवेशन कर देंगे, ग्रॉस से नेट में जाएंगे स्टूडेंट, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी। ओहो सर ये तो माइनस होना है। मैं स्टूडेंट यही तो चेक कर रहा हूं कि आपको पता है या नहीं है। तो माइनस क्या होगा? एनआईटी। तो आपका ध्यान मेरे पूरे लेक्चर के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालनी सिखाई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा वैल्यू एडेड मेथड के, और इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग अपनी नेशनल इनकम की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर इनकम मेथड भी करेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड भी करेंगे। बस चलते चलते इतना ही बोलना चाहूंगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। स्टूडेंट आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। स्टूडेंट हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार दें। मोटिवेशन के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साइनिंग ऑफ बाय राजेश सिंह नेगी। ओके बाय, टेक केयर।